नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है उसमें हमें मालदीव के बारे में भी पढ़ना है। किस तरह से मालदीव में पिछले 15-20 सालों से एक लोकतंत्र को लेकर जो समस्याएं पैदा हुई हैं, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वहाँ जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो अपने से पहले यानी पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, या जो जनता है वो चुने हुए राष्ट्रपति के खिलाफ ही क्यों प्रोटेस्ट में आ जाती है। इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी लेनी चाहिए कि वहाँ किस तरह से एक डेमोक्रेटिक क्राइसिस खड़ा हुआ है। तो जो मालदीव के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए वो ये कि 1887 में जो मालदीव होता है वो ब्रिटिश अधीनता को स्वीकार करता है। स्वीकार करने का मेरा मतलब ये है कि ब्रिटिश का एक तरह से कब्जा वहाँ हो जाता है और वो एक सल्तनत रहता है वो हमेशा हमेशा से। लेकिन 1965 में उसे यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिशर्स से जो है आज़ादी मिल जाती है मालदीव को। 1968 में वो गणतंत्र बनता है, रिपब्लिक बनता है और इसके पहले राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर होते हैं। इब्राहिम नासिर मालदीव के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। इनके बाद अब्दुल गयूम मौमून अब्दुल गयूम जो हैं वो दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं, या आप कह सकते हैं कि द्वितीय राष्ट्रपति मालदीव के मयूमून अब्दुल गयूम बनते हैं। अच्छा, इनके बारे में एक खास जानकारी ये होनी चाहिए या हमें ये याद रखना चाहिए एक नंबर के लिए भी, कि जो अब्दुल गयूम होते हैं, मयूमून अब्दुल गयूम जो होते हैं, वो 30 साल तक इसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति बने रहते हैं। यानी कि 30 साल एक लंबा समय होता है। आप समझ सकते हैं कि 30 साल तक कोई आदमी कैसे राष्ट्रपति रह सकता है, किसी एक पद पर कैसे रह सकता है, जब तक कि वो उसका शासन जो है वो तानाशाही व्यवहार ना करे, वो क्रूर ना हो जाए, वो निरंकुश ना हो जाए। इसीलिए जो है पर इनके जो शासन, जो मयूमून का जो शासन था, हालांकि 30 साल तक चला, लेकिन इनके शासन के खिलाफ और इनके कामकाज करने के जो तरीके थे वो बहुत ही ज़्यादा तानाशाही रूप के थे। तो इनके खिलाफ फिर विरोध प्रदर्शन खड़े होते रहते हैं। समय समय पर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन मालदीव में होता ही रहता है। 2018 में जो है सुधारों की बात चलती है, वहाँ नया संविधान बनता है मालदीव का 2008 में। और 2008 में जब नया संविधान बनने के बाद पहला चुनाव होता है, पहला राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 2018 8 के बाद। इससे पहले भी चुनाव होते हैं लेकिन 2008 में क्योंकि नया संविधान बनता है, और नया संविधान बनने के बाद जो पहला चुनाव होता है वो 2008 में ही होता है। आप देखेंगे कि उस समय कई सारी पार्टियां जो हैं वो चुनाव लड़ती है मालदीव के अंदर। और मोहम्मद नासीद होते हैं, नशीद जो थे वो जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे पहले। वो इस चुनाव में वो इसमें भाग लेते हैं और वो जीत जाते हैं। यानी कि 2008 के बाद या नया संविधान बनने के बाद जो मालदीव के पहले राष्ट्रपति बने वो कौन? नाशीद बने, मोहम्मद नाशीद। अब मोहम्मद नाशीद का भी कामकाज कुछ इस तरह का था कि उनके खिलाफ भी 2012 आते आते यानी 4 साल के भीतर ही उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। वो कुछ ऐसे तरह के काम करते हैं, या उनके ऊपर बाद में तो ये आरोप भी लगता है नाशीद के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही होती है तो फिर ये इनके खिलाफ ये चार्जशीट लगाई जाती है कि ये टेररिज्म में जो है इनका हाथ था। तो कुछ इस तरह का इनका कामकाज था कि इनके खिलाफ भी भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इस विरोध में विपक्षी पार्टियां शामिल हो जाती हैं, पुलिस, सेना सब शामिल हो जाते हैं। नाशिद चाल चलते हैं, वो 7 फरवरी 2012 को जो है अपने उपराष्ट्रपति को सत्ता सौंप देते हैं। जो भी उस समय के उनके उपराष्ट्रपति होते हैं उनको वो सत्ता सौंप देते हैं। बाद में नासिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2013 में अब्दुल यामीन जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। जब चुनाव, हालांकि नाशिद को पहले चरण में तो उनको बढ़त मिलती है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है दूसरे चरण में 2013 के जो चुनाव होते हैं उसमें अब्दुल ना अब्दुल्ला ना यामीन जो है वो सरकार बना लेते हैं, वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। यामीन का भी कामकाज कुछ उसी तरह का होता है, और जैसा मैंने आपको बताया यामीन के ही रिजीम में, यामीन के ही शासन में जो है नाशीद को, जो पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको गिरफ्तार करा जाता है। यामीन का शासन इतना ज़्यादा तानाशाही भरा होता है कि उनके समय में ही सारे बड़े विपक्षी जो नेता होते हैं, जो विपक्षी पार्टियों के नेता होते हैं, यामीन उनको गिरफ्तार करवा देते हैं। 2 पूर्व राष्ट्रपति को भी वो गिरफ्तार करवा देते हैं और अपने ही उपराष्ट्रपति को जेल में डाल देते हैं। कई सारे जजों को भी वो गिरफ्तार करवाते हैं। और यामीन के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि यामीन जो है वो
चाइना के साथ अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और चाइना से कई बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं और इनके खिलाफ भी जो है इनकी जनता गुस्से से खड़ी हो जाती है, विरोध प्रदर्शन करने लग जाती है और आरोप लगाती है कि यामीन जो है मालदीव को एक तरह से चाइना के हाथों बेच रहे हैं। ये आरोप उनके ऊपर लगाया। तो यामीन के शासन में भी आप देखेंगे किस तरह से बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, दो पूर्व राष्ट्रपतियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उपराष्ट्रपति को भी गिरफ्तार किया जाता है उस समय के। फिर यामीन के खिलाफ जो है जब चुनाव होते, जब 2018 में चुनाव होते हैं मालदीव में, तो यामीन के खिलाफ, अब्दुल्ला यामीन के खिलाफ जितने भी विपक्षी पार्टियां थीं, उन्होंने अपना एक संयुक्त, एक साझा उम्मीदवार घोषित किया। साझा उम्मीदवार घोषित किसे किया? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को। अच्छा, सोलिह जो थे वो सारी ही विपक्षी पार्टियों के एक सिंगल कैंडिडेट थे, मतलब कि सोलिह को सारी ही विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया। जाहिर सी बात है, जब सारी पार्टियां एक साथ आ गई और एक कैंडिडेट हो गया तो अब उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो हैं वो मालदीव के अगले राष्ट्रपति बनते हैं। इस चुनाव में ये माना जाता है कि यदि यह चुनाव में यामीन दोबारा जीत जाते तो ऐसा माना जाता है कि मालदीव ने लोकतंत्र को छोड़ के एक तानाशाही शासन को अपनाया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग लोकतंत्र को अपनाते हैं और सोली को चुनते हैं, बल्कि यामीन को हटा देते हैं। सोली जो होते हैं वो लगभग 58% मतदान वो उनको मिलता है, उनको मत प्राप्त होता है और वो मालदीव के एक लोकप्रिय राष्ट्रपति बाद में बनते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ जो मैंने कहानी आपको बताई, इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वहाँ राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनको हटाया भी जाता है, अगला राष्ट्रपति बनता है, वो पिछले राष्ट्रपति से दुश्मनी निकालने के लिए उसको गिरफ्तार कर लेता है, जज को गिरफ्तार करता है, उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार करता है, कई नेताओं को गिरफ्तार कर लेता है। तो इन सब के बीच में आप जब देखेंगे कि कई बार यूनाइटेड नेशन की वहाँ मौजूदगी हुई, कई बार इंडिया ने उसमें दखल देने की कोशिश की, चाइना का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा। ये सब जो है एक लोकतांत्रिक संघर्ष या एक डेमोक्रेटिक क्राइसिस के तौर पे पढ़ा और समझा जाना चाहिए मालदीव के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी जानकारी इसमें मिली होगी। आगे के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।